नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन क्रूज यूट्यूब चैनल के अग्निवीर प्रैक्टिस सेशन बैच में। और आर्मी जीडी के एनालिसिस के प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे जो अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम की में एक्सपेक्टेड हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, उनके प्रैक्टिस के सेशन हम चला रहे हैं। और आज 40वां दिन है, तो आज 40वें दिन अब आप सोचो कि अगर 15 क्वेश्चन आपने रोज तैयार किए हैं तो 40 प्रैक्टिस सेशन के बाद आपके पास 600 अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज ये 600 क्वेश्चन आप रिवीजन करके अगर एग्जाम में जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत मदद मिलेगी मैथमेटिक्स के सेक्शन में। और आपके सहयोग और आपकी सफलता के लिए निरंतर आपके साथ में काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आगे जो आगामी भविष्य में वैकेंसियां आनी है, जैसे अभी जस्ट मैंने कल इंफॉर्मेटिव वीडियो डाला था आपके लिए, आरपीएफ में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, उस पर भी काम करेंगे। यूपीपी की वैकेंसी आएगी, उस पर भी काम करेंगे। तो हर वैकेंसी में जो आपको जो इस वर्ष 2023-24 के बीच आएगी, उसमें सिलेक्शन ऑनलाइन आपके लिए बैचेस बनाकर लाता रहेगा, प्रैक्टिस सेशन बैच भी और चैप्टर वाइज बैच भी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक शानदार मोटिवेशनल कोट से कि खुद की कामयाबी में इतना वक्त लगा दो कि लोगों की बुराई के लिए समय ही न मिले। कहते हैं ना कि व्यस्त रहना ज्यादा अच्छा है। आप हमेशा व्यस्त रखिए अपने को, अपने काम के प्रति समर्पित रहिए। कहते हैं गांव में एक कहावत है कि कंगाल से अच्छा होता है कि जंजाल। अपने लिए एक जंजाल बना के रखिए, शिक्षा का, पढ़ाई का, ये पढ़ना है, कल वो पढ़ना है, कल वो पढ़ना है, कल वो पढ़ना है। आपके पास समय ही ना मिले कि आप बिना मतलब की चीजों पर दिमाग लगा पाइए, लोगों को क्रिटिसाइज करने में दिमाग लगा पाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक कार स्थान P से Q दूरी 120 किमी, दूरी 30 किमी प्रति घंटा की गति से तय करती है, किंतु वापसी में 40 किमी प्रति घंटा की गति से लौटती है। कार की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा की, ध्यान दीजिएगा, कार की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ये निकालना है आपको। ध्यान देना, दूरी बराबर 120 का कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पे, है क्या, 40 एक स्पीड है और 30 एक स्पीड है। 40 30 का एलसीएम 120, ये 40 3 12 और 3 चौके 12 4 3 7, 120 गुणित 2/7। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो 240/7 और ये बराबर हो जाएगा 34/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देना, इधर मैं कर देता हूं, शायद आपको देख ना रहा हो। 240/7 क्या हो गया, 34 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? इसका एलसीएम 2 से गुणा, 120/7 तक तो मामला आपको समझ में आ रहा होगा। 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 ट्रिप है, एक बार जा रहे हैं, एक बार आ रहे हैं। ये मैंने पिछले कई प्रैक्टिस में आपको से बात भी की है। और अगर आपको इसमें कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर वाइज कंटेंट चले जाइए और पार्ट 2 एवरेज चाल पर है, उसको देख लीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट दूर हो जाएगा। और इससे बेहतर बेस्ट कोई तरीका नहीं है इस सवाल को करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजेश ने एक कार खरीदी और उसकी मूल कीमत पर 15% छूट विक्रेता से मिली। उसने फिर क्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया। उसे कार की मूल कीमत पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है। चलो मान लेते हैं राजेश ने 100 रुपए की कार की, मान लें 100 रुपए की कार की, मिलनी तो है नहीं, मानने में क्या जाता है, 15% का यहां से उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो एक्चुअली वो पे कितना कर रहा है, 85। और कह रहा है उसने फिर क्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया, यानी 85% से फिर उसने प्लस 20% का प्रॉफिट लिया है ना। तो प्रॉफिट लिया है और ये डिस्काउंट है। 100 का 15% डिस्काउंट 85 हो, और 85 पर 20% का प्रॉफिट कितना हो गया, 85 इंटू 120/100, कुल मिला के आ गया 102। अब देखो, कर लो यार, सब चीज बताना पड़ेगा। 20 पंजे 100, 20 छक्का 120 और 17 पच्चे 85, 17 छक्का 102। 100 रुपए का सामान उसने बेचा कितने में? कह रहा है उसे कार पर मूल कीमत पर कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त? मूल कीमत 100,
बेचा 102 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया, मूल कीमत पर उसको जो प्रॉफिट प्राप्त हुआ वो 2% का प्रॉफिट है। मूल कीमत तो पूछ रहा है, ये आपका ऑप्शन डी सही हो गया। बात क्लियर हो गई? समझो क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट तो ज्यादा है लेकिन मूल कीमत पर क्या प्रॉफिट है वो बता रहा हूं। कह रहे हैं कि राजेश जो है कोई कार 15% की छूट पर खरीदता है, तो 100 रुपए की कार 15% की छूट पे खरीदा तो 85 रुपए का हुआ। 85 रुपए की कार पे 20% प्रॉफिट पाया तो 85 गुणित 120/100 102 रुपए का हो गया। 100 रुपए का कार, अब कह रहा है कि वास्तविक मूल्य पर उसे कार की मूल कीमत पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो कार की मूल कीमत 100, बेचा 102 में, तो 2% का आपको प्रॉफिट। क्लियर हो गई बात? 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 63 है। योग 63 है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? बहुत सिंपल सवाल, समझ लीजिएगा। 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं। अगर कोई संख्या, सपोज कर लो, अगर कोई संख्या पहले x है तो अगली जो 3 से विभाजित है तो अगली 3 से विभाजित क्रमागत संख्या x+3 और प्लस उससे अगली x+3+3 और ये योग मिलकर कितना है 63। तो सॉल्व हो गया 3x प्लस 3 3 6 3 9, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 63, या 3x इज इक्वल टू हो गया आपको 9 घटाएंगे तो 54, 18 3 54, x बराबर 18। सबसे बड़ी संख्या की बात करें, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये एक संख्या, ये दो संख्या और ये एक संख्या। तो क्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या हो गई x+3+3 बराबर 18 + 3+3, 18 3 21 24। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 24। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना, कोई समस्या नहीं है। अगला सवाल ध्यान देना। अगला सवाल कह रहे हैं कि दो संख्याओं का लसा 884 और मस 144 है, उनमें से एक संख्या 288 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिएगा। LCM into HCF is equal to फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM कह रहे हैं 864 और HCF कितना है 144। पहली संख्या 288 है तो दूसरी संख्या का वैल्यू पूछ रहे हैं। 144 गुना 288 और 2 से ये कटेगा तो 432। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 432। ठीक है, दूसरी संख्या 432। सिंपल सवाल है ना, बचपन से पढ़ा है भाई, इसमें कोई तो दिक्कत है नहीं आपको, ठीक ना। अगला सवाल ध्यान देना। कह रहे हैं कि घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से 30 रुपए कम लाभ होता है। एक घड़ी विक्रेता अपनी घड़ी पर 5% बट्टा देता है, यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से 30 रुपए कम लाभ होता है, यानी 2% बट्टा बढ़ा दिया, छूट 2% बढ़ा तो मूल्य जो है 30 रुपए कम हो गया। इसका मतलब बहुत सीधा सीधा है, सिंपल सी बात है कि 2% बराबर 30, 2% बराबर 30, 1% बराबर 15। तो क्या है घड़ी का क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी अंकित मूल्य पे ही छूट मिलेगा, तो वो 100% बराबर 1500। राइट ना, कितना हो गया 1500। ये डी ऑप्शन आपका छूट गया है, ठीक है, ये आपका 1500 आ जाएगा। डी ऑप्शन छूट गया, ये 1500 होना चाहिए, ठीक है। 1500 की घड़ी है। कह रहे हैं कि घड़ी के अंकित मूल्य पर विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, यदि वह 7% बटा दे तो पहले से 30 रुपए कम लाभ होगा, या 30 रुपए उससे कम मिलते हैं। 30 रुपए कम मिलते हैं तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? 2% बराबर 30, 1% बराबर 15, तो 100% बराबर 1500। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला सवाल कह रहे हैं कि किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिए। मैं फिर से इसको थोड़ा सा साइड में करके आपको क्लियर कर देता हूं। किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर चाप द्वारा बनी है, उस कह रहे हैं उस क्षेत्रफल, किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और जो 3.5 सेंटीमीटर चाप द्वारा बनी है, क्या होगा? ठीक है, तो बहुत सिंपल सा सवाल समझने की कोशिश करिएगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। पहले चाप क्या होता है देखो,
त्रिज्यखंड के जो चाप की लंबाई होती है उसका फॉर्मूला है, चाप की लंबाई बराबर होता है 2r, सॉरी उसका फार्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180। ठीक है, सिंपल सवाल हो गया। अब ये बराबर दे रहा है 3.5 और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, थीटा बाई 360। अब इसमें देखो क्या कर सकते हो, पाई है, आर है, थीटा है और 180। इसमें आप गुणा कर सकते हैं किसका, अगर आप r/2 से गुणा कर दें, आप अगर इसमें ध्यान देना, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, ठीक है, इसमें अगर आप r/2 से मल्टीप्लाई करते, ध्यान से समझिएगा, अगर इसमें r/2 से गुणा कर दें तो इधर 3.5 में भी r/2 से गुणा हो जाएगा, यही मामला है ना, गुणित r/2 कर दीजिए, बस अब सॉल्व कर लीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये बराबर हो जाएगा 3.5 गुणित r 5 है बटा 2, यानी 3.5 गुणित 2.5 बराबर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8.75। पूरा कर लेंगे आप जब 35 का 25 में, तो 875 और 2 अंक 875 और 2 अंक दशमलव सेंटीमीटर वर्ग। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक कोई तकलीफ है, समझ लो। फिर चाप की लंबाई आपको 3.5 दिया है और चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा बाई 180। हमको चाहिए क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, यानी पाई आर थीटा बटा 180 में r/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 मिल जाएगा। यही तो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 बराबर इधर भी r/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3.5 बटा 2 हो जाएगा, और जब गुणा करोगे तो 8.75 वर्ग सेंटीमीटर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 4 या 7 या 13 से भाग देने पर 3 शेष बचे। ठीक है ना, 3 शेष बचना है। देखो बच्चा ध्यान दो, पहले तो 3 घटाओ, अभी तो संख्या कटेगी। जैसे कोई कह दे कि 26 में किससे भाग दें कि 1 शेष बचे, तो 1 घटाओगे तो 25 आ जाएगा, 25 5 से कटेगा, यही बात होती ना। तो कहने का सेंस क्या है, बात समझने की कोशिश करो। कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि वो संख्या जो ऑप्शन आपको दिया है वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन ऐसी संख्या का है जिसमें 4 से 7 से और 13 से भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा। तो अगर आप 3 घटा दें तो वो 4 से 7 से 13 से कट जानी चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो है, ये दूसरा ऑप्शन लगता है कि कुछ 6 3, अच्छा चलिए 8 6 4 अंक है तो बी ऑप्शन खत्म हो गया। 8 6 3 9, इसमें से आपने 3 घटा दिया तो बचा कितना, 8 6 और 3 6, 8 6 3 6। कह रहे हैं 4 से कटना चाहिए, तो 4 का 4 2 4 पंजे 20 4 9 36 कट जाएगा। ठीक है, 7 से 7 1 का 7, 1 7 2 14 2 7 2 14 7 3 21 2 26, ये 7 से नहीं कटेगा, खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन ये हो नहीं सकता, 9 8 3 1 -3 बराबर हो जाएगा 9 8 2 8। 4 से तो कटेगा ही कटेगा, 13 7 से 7 1 का 7 2 7 4 28 7 4 28, 7 से भी कटेगा, 13 7 91 91 और 7 72 और 13 25 65 और 13 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है।
तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 98 31। ऐसे सवालों को लगाने की कोशिश मत करिए, ऐसे सवालों को ऐसे ही ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर डालिए। तो आपका 9831 आपका होगा। और ठीक है, और यहाँ पे अगर आप 3 घटा देते हो तो 9831 आएगा। इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें से 3 घटेगा तो नहीं आ पाएगा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवालों को ऑप्शन के थ्रू आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है, सिंपल सा सवाल है कि ए बी की आयु का 3 गुना बड़ा है। ए बी से 3 गुना बड़ा है। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी। बी से 3 गुना बड़ा है, तो बी अगर एक्स है तो ए 3x है। और कह रहे हैं कि 4 वर्ष पहले सी की आयु का 4 वर्ष पहले सी ए की आयु का 2 गुना था। तो 4 वर्ष पहले ए है कितना, देखो 4 वर्ष पहले ए हो जाएगा 3x माइनस 4। तो सी कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, यानी 6x माइनस 8। ठीक, कह रहे हैं 4 वर्ष बाद ए 31 वर्ष का हो जाएगा। 4 वर्ष बाद यानी 3x प्लस 4 बराबर 31, या x बराबर कितना हो जाएगा 27, 9, x बराबर 9। और यही बी की आयु है। सी की आयु पूछ रहे हैं, तो सी की ये 4 वर्ष पूर्व की आयु है। 4 वर्ष पूर्व की आयु है, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी 6x माइनस 8 प्लस 4, यानी हो जाएगा 6x माइनस 4। तो सी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 6x, 6 इंटू 9 माइनस 4। तो ये कितना हो जाएगा 50। ये सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये 9 और 50। अब फिर से समझ लो, कह रहे हैं कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, तो अगर बी एक्स है तो ए 3x होगा। कह रहे हैं 4 वर्ष पूर्व यानी 3x माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 4 हो जाएगा ना। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व ए की आयु 4 वर्ष पहले सी ए की आयु का 2 गुना है। सी 2 गुना है, तो 4 वर्ष पहले ए की आयु 3x माइनस 4 और इसका 2 गुना 6x माइनस 8 हो जाएगा। ये सी की 4 वर्ष पूर्व की आयु है। कह रहे हैं 4 वर्ष बाद सी ए 4 वर्ष बाद ए 31 साल का होगा। तो अभी अगर ए 3x है तो 4 वर्ष बाद कितना होगा 3x प्लस 4, और 3x प्लस 4 बराबर 31, तो x बराबर 9, यानी बी की आयु 9। सी कितना होगा वर्तमान में, अगर 4 वर्ष पूर्व सी 6x माइनस 8 था तो वर्तमान में 6x माइनस 4 होगा। 6x माइनस 4 का मतलब देख लो, 6x माइनस 4, 6 गुणित 9 माइनस 4, 6 9 54, 54 में 4 जाएगा 50 साल। तो बी 9 साल और सी 50 साल की आयु का, ये आपका आंसर है। सिंपल सवाल है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में और 80% परीक्षार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, तो 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। ध्यान देना, 10% अनुत्तीर्ण है और ऊपर दोनों उत्तीर्ण है। यदि दोनों विषयों में कुल 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या थी। सिंपल सवाल है ना, बताया है आपको, कई बार बताया है। ध्यान देना, पास इन इंग्लिश कितना 70, पास इन मैथ 80, और पास इन बोथ इंग्लिश एंड मैथ कितना 10% फेल है, तो पास कितने होंगे 90%। अब आप अलग अलग विषयों के पास प्रतिशत को जोड़ लीजिए और उसमें से दोनों विषयों में पास को घटा दीजिए, तो ये आता है टोटल पास। टोटल पास परसेंट इज इक्वल टू 60। एकदम 60 हो गया, और 60% बराबर 144। तो कुल संख्या 100% बराबर, देखो क्या होगा, काट में इसे 12 पंजे 60, 12 बरहम 144, 20 पंजे 100 और 12 दूनी 24, 240। ये 240 पूरी संख्या है। कर लेंगे ना। ऐसे सवालों को हमेशा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे भी पास मामला था, यहाँ पे भी पास मामला था। पासिंग इंग्लिश था, पासिंग मैथ था, तो पासिंग बोथ निकालोगे। दोनों में कौन कितने पास है, तो मैथ इंग्लिश में पास थे 70%, मैथ में पास थे 80%, जोड़ दिया 150%। और इसमें से जो दोनों विषयों में पास है 90%, उनको घटा देंगे तो टोटल एक्चुअल पास परसेंट निकल जाएगा, और वो है 60%।
तो 60% बराबर 142 तो 100% बराबर 240 विद्यार्थियों ने परीक्षा में प्रतिभाग किया। इतनी बात क्लियर है। आगे देखते हैं कि 100 × 80 मीटर क्षेत्रफल के एक आयताकार मैदान के चारों ओर बाहर 2 मीटर चौड़ा मार्ग बनाना है। 2 मीटर चौड़ा एक मार्ग बनाना है, ध्यान देना। एक मार्ग बनाना है। यदि मार्ग बनाने में 150 रुपया प्रति वर्ग मीटर खर्च पड़े तो मार्ग बनवाने में कितना खर्च होगा? मार्ग का क्षेत्रफल बढ़े खर्चा रेट। ध्यान दीजिएगा कैसा है सवाल ऐसा है। ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये 100 मीटर है, ये 100 है और ये 80। चलो मार्ग बना लेते हैं भाई, यहां से यहां तक मार्ग बना, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। मार्ग की कुल लंबाई कितनी होगी ध्यान देना, बस सिंपल, क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो यार, यहां से यहां तक 100 मीटर है, इस जगह से इस जगह तक 100 मीटर है। जब आगे बढ़ोगे तो 2 मीटर ये और 2 मीटर ये इसमें जुड़ जाएगा। तो एक तरफ मार्ग की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 104, सामने भी 104, और अब इतना बना चुके हो तो अब इतना सिर्फ बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 80, उधर भी 80। 104 104 208, अब प्लस 8 × 16 160, यानी कुल लंबाई 368 होगी। मार्ग की कुल लंबाई 368, समझ पा रहे हो ना? फार्मूला मात्र टोचा, ऐसी सवाल है। लंबाई 100, 2 मीटर इधर मार्ग बढ़ा, 2 मीटर इधर मार्ग, तो एक तरफ लंबाई सड़क की लंबाई के अनुदिश जो सड़क की लंबाई आएगी वो 104 मीटर, 104 मीटर ऊपर, 104 मीटर नीचे, ठीक है। 208 प्लस 80 मीटर लेफ्ट, 80 मीटर राइट, 160। 368 मीटर सड़क की लंबाई है, 2 से गुणा कर दोगे सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा, और 150 से गुणा कर लोगे तो उसका प्रति वर्ग मीटर खर्च आ जाएगा। और जब इसको पूरा सॉल्व करते हो ना, ये कंप्लीट जब आप सॉल्व कर लेते हो तो ये आपको मिल जाएगा 10400, सैकड़ा, हजार, लाख, 1,10,400 रुपए का कुल खर्च आएगा। क्लियर, सिंपल सवाल है, कर लोगे ना? इस बात को समझने में तकलीफ है भैया, यहां से यहां तक 100 मीटर, 2 मीटर इधर रोड बढ़ा दिया, 2 मीटर इधर रोड बढ़ा दिया, तो पूरा यहां से यहां तक का लंबाई 104 हो गया ना, और यहां से यहां तक भी 104 हो गया। अब देखो इसमें क्या है, यहां तक रोड बना चुके हो तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? 80 ही है। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीपक 4 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से 20 किमी, 3 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से 18 किमी और 2 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से 14 किमी चला, तो पूरी यात्रा में कितना समय लगा? बिना पेन पेपर ऐसे ही जोड़ दो। 4 किमी प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटा चाल 20/4, 5 घंटा, प्लस ध्यान दो, दीपक 4 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से 20 किमी गया तो कितना समय में गया? समय बराबर दूरी बटा चाल 20 किमी, 4 किमी प्रति घंटा की चाल से तो 5 घंटा, 3 किमी प्रति घंटा की चाल से 18 किमी तो 6 घंटा, और 2 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से 14 किमी तो 7 घंटा। तो 7 से 13 5 18 घंटा। कितना आ गया आंसर? 18 घंटे। 18 घंटे का समय लगेगा। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है और बी का वेतन सी के वेतन का 40% अधिक थी। नहीं, 40% नहीं है, अधिक नहीं। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, इसको सही कर दे रहा हूं मैं, ये 30% है। 30% अधिक है। बी का वेतन सी के वेतन से वेतन का 40% है। बी का वेतन सी के वेतन का 40% है।
यानी ए बी सी के वेतन का योग 7,680 7,680 है, तो ए का वेतन क्या होगा? सिंपल सा सवाल है, समझ लो। ए बी सी, ध्यान देना। अगर सी का वेतन 100 है तो कह रहे हैं बी का वेतन सी का 40% है, यानी 40 है, और कह रहे हैं ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी 40 गुणित 130/100 है, यानी 52 है। तो 52, 40 और 100 रेशियो निकालोगे तो 13, 10, 25 और सब जोड़ लोगे तो मिल जाएगा आपको 48। 48 बराबर दे रहे हैं आपको, 48 बराबर कितना? 7,680। तो एक बराबर आपको मिल जाएगा 160। तो कह रहे हैं ए का वेतन 13 बराबर, ए बराबर 13 बराबर 160 गुणित 13 बराबर 2080। ठीक है, गुणित 13, देखो 10 से गुणा होगा तो इसे 1600 हो जाएगा। ठीक, तो 2080 आपको का वेतन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं सुधीर ने 20 किलो चावल 805 रुपया प्रति किग्रा तथा 40 किलो चावल 10 रुपया प्रति किग्रा की दर से खरीद कर उन दोनों का मिश्रण कर दिया। कुल लागत पर 40% लाभ कमाने के लिए, कुल लागत पर 40% लाभ कमाने के लिए उस मिश्रण को कितने रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचना होगा? ध्यान देना, बहुत सिंपल। पहले देखो 20 किग्रा, सीपी का मामला निकाले। सीपी क्या आ रहा है? सीपी पहला ये है कि 20 किलो चावल 8.5 रुपए के रेट से, यानी कितना? 170, और 40 किलो 10 रुपया प्रति किग्रा की दर से बराबर 400। ये कुल कितना हो गया? 570। इस पर लाभ चाहिए 40%, यानी 140/100। ठीक है, 1498 8 हासिल 9, 14 × 70 9 798। इतने रुपए में उसको अब 60 किग्रा बेचना पड़ेगा। 1 दशमलव लगा लोगे तो 79.8/6, तो कितना आ जाएगा? 6 का 6, 6 × 18, 13.3, 13.30। सवाल नहीं समझ पाए तो फिर से समझ। कह रहा है कि 20 किग्रा 805 रुपए प्रति किग्रा की दर से खरीदा तो 170 रुपए का खरीद पड़ा, और 40 किग्रा 10 रुपए प्रति किग्रा की दर से खरीदा तो 400 रुपए खरीद पड़ा। टोटल इस 60 केजी का जो खरीद है, टोटल इस 60 केजी का जो खरीद है वो 570 आ गया। इसमें क्या चाहिए? 40% प्रॉफिट चाहिए, यानी 140/100, यानी 798 रुपए का आपको 60 किलो बेचना है। तो 1 केजी का रेट 13.30 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे यहां तक, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि एक नाव क स्थान ख स्थान तक, स्थान क से स्थान ख तक धारा के साथ जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में ख से क तक आने में 3 घंटे का समय लेता है, कुल समय 3 घंटा। यदि नाव की गति स्थिर पानी में 4 किमी प्रति घंटा है तो क और ख के बीच की दूरी क्या? सिंपल सवाल, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इसमें डाटा इंडिकेट नन भी दिया हुआ है ना, आंकड़े अधूरे। ये ऑप्शन डी जो है एक्चुअल में नन नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है, ये डाटा इंडिकेट है, आंकड़े अधूरे अधूरे। देखते हैं, मान लीजिए अगर नाव की चाल 3 की 4 किलोमीटर धारा अगर x है और क से ख की दूरी d है, तो समय कितना लग जाएगा? d/4 + x, दूरी तो बराबर है समय 3 घंटा। नहीं आ पाएगा भाई, ठीक है ना? इसमें टाइम जो दिया है ना, लौटने का और आने का जो मिक्स कर दिया है, इसकी वजह से टाइम आप बाइफरकेट नहीं कर लोगे, और डबल वेरिएबल का इक्वेशन बनेगा और इक्वेशन एक बनेगा। 2 वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन होना जरूरी है, ठीक है ना? तो ये आंकड़े अधूरे। अगला सवाल है कि खटभुज के अंतःकोण, खटभुज 2 बार लिख गया है, ध्यान देना। खटभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है? हमको याद है 720 होता है।
लेकिन कैसे होता है ये समझ लेते हैं। बहुभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है, बहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है n माइनस 2 इंटू 180। नोट कर लेना कॉपी में भाई, n माइनस 2 इंटू 180। और खटभुज का मतलब 6 भुजा है तो 6 माइनस 2 गुणित 180, 18 चौका 72, 720 डिग्री। आपका आंसर सी सही है, जैसा मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अग्निवीर बैच है प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। और आप चैप्टर वाइज कंटेंट भी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, वहां से आप देखते रहिए। जैसे बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और इस समय रेलगाड़ी का चैप्टर चल रहा है वो पढ़ रहा है, तो आप वहां से भी चैप्टर वाइज तैयारी करते जाइए। प्रैक्टिस सेशन इधर से चल रहा है, बहुत जल्दी ही यूपीपीपी का बैच भी हम ला रहे हैं और पूरे मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस के साथ लाएंगे। तो अग्निवीर के प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी टॉप 15 क्वेश्चंस के साथ जो अग्निवीर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।